प्यारे बच्चों, आज हम टू ब्लॉक फ्रिक्शन के एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। प्रॉब्लम में दो मास हैं, एक कैपिटल मास m और एक स्मॉल मास m, जो कैपिटल M के ऊपर रखा गया है। कैपिटल मास m पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स F इक्वल टू 2P अप्लाई किया गया है। सारी सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.2 है और ब्लॉक के मासेस 2 kg और 4 kg जैसा आप देख रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एक्सलेरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, यानी दोनों ब्लॉक के आपको एक्सलेरेशन कैलकुलेट करने हैं, साथ साथ आपको एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि कब तक ये सिस्टम किस तरीके से ये मूव करेगा। तो अगर आप देखें तो तीन पॉसिबिलिटी जिसमें एग्जिस्ट करती है। पहला तो ये कि एक ये ब्लॉक सिस्टम जो है मूव ना करे, तो हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जब तक ये सिस्टम क्या रहे, आपका रेस्ट में रहे। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, फिर हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कब तक ये साथ साथ मूव करेंगे, यानी इनके एक्सेलरेशन सेम हो। तीसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रिलेटिवली भी मूव करे या इसमें रिलेटिव स्लीपिंग हो, वो किस टाइम पे स्टार्ट हो। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सिस्टम कब मूव करेगा। तो अगर आप देखें, ये टोटल मास जो हो जाएगा सिस्टम का कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और दैट बिकम्स 2 kg प्लस 4 kg यानी 6 kg। तो अगर आप सिस्टम पे देखें तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटी की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू 6g और 60 न्यूटन। ओके, अगर आप देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ये अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है या इसके इक्वल है, तब तक तो ये सिस्टम क्या रहेगा बेटा, रेस्ट में रहेगा। जैसे ही ये फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, यानी लोअर ब्लॉक के पास जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन की जो बड़ी वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाती है, तो ये सिस्टम इधर की तरफ एक्सीलरेट करेगा। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट कंसीडर इसमें करते हैं। मान लीजिए केस फर्स्ट कि कब तक ये सिस्टम रहेगा रेस्ट में। ओके, तो हम यहाँ पे केस फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं बेटा। केस हम फर्स्ट कंसीडर यहाँ पे कर लेते हैं। केस फर्स्ट, सिस्टम इन रेस्ट और रिमेन इन रेस्ट। देखिए, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कीजिए। नीचे की तरफ इस पे बेटा क्या लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा आपका m प्लस mg, दैट इज बेसिकली 6g, सिंस स्मॉल m इक्वल टू 2 kg और कैपिटल M इक्वल टू 4 kg। तो पूरे सिस्टम ऑफ ब्लॉक को हम सिंगल ब्लॉक की तरीके से ट्रीट करेंगे। इसके ऊपर ग्राउंड सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, दैट इज n, और क्योंकि ब्लॉक के चांसेस इधर की तरफ जाने के हैं, ब्लॉक के चांसेस किधर की तरफ जाने के हैं बेटा, इधर की तरफ जाने के हैं, तो इस सरफेस के रिलेटिवली इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक एक्ट करेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा बेटा इधर की तरफ। मान लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, F। तो सबसे पहले हम F की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो F की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए लिमिटिंग वैल्यू FL, तो FL किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, म्यू टाइम्स N के। ओके, अगर आप देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना N है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 6g है, तो N किसके इक्वल होगा बेटा, 6g के इक्वल होगा, क्योंकि केवल मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से 0.2 मल्टीप्लाई बाई N की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 और मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका, दैट बिकम्स 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। ओके, तो जब तक देखिए बेटा ये अप्लाइड फोर्स जो है F, अप्लाइड फोर्स कौन सा है, F ये वाला, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है या इसके इक्वल है, तब तक आपका सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इम्प्लाइज दैट
f की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 3t will be less than equal to 12 Newton, or we can write t will be less than equal to 4. ओके, तो t इक्वल टू t टाइम सेकंड्स में दिया गया है, तो जब तक t की वैल्यू 4 सेकंड से कम है या 4 से कम है तब तक ये सिस्टम कैसा रहेगा बेटा, रेस्ट में रहेगा। ओके, तो इस केस में दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे, क्योंकि मूव नहीं कर रहे होंगे, तो मान लीजिए अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, a1 है, और लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, a2 है। तो a1 और a2 इस केस में इक्वल होंगे, और दोनों किसके इक्वल होंगे बेटा, ये 0 के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने केस फर्स्ट कंसीडर किया कि जब तक सिस्टम आपका रेस्ट में रहेगा, तो रेस्ट में रहने की कंडीशन क्या थी कि जो लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के से कम हो या उसके इक्वल हो, यानी अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से या तो कम हो या उसके इक्वल हो। तो यहां से हमें पता चला कि सिस्टम 4 सेकंड तक रेस्ट में रहेगा। ओके, अब बेटा हम केस कंसीडर करते हैं सेकंड। अब मान लीजिए जैसे ही, यानी व्हेन t इज ग्रेटर देन 4, जैसे ही t 4 से बड़ा या इक्वल हो जाता है, t जैसे ही 4 से इक्वल हो जाता है 4 सेकंड पे जस्ट ये चलने की कंडीशन में आएगा सिस्टम। तो जैसे ही t 4 से बड़ा हो जाएगा बेटा, तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे, दोनों मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों ब्लॉक कब तक साथ साथ मूव करेंगे, राइट? कोई कंफ्यूजन यहां तक? बात समझ में आ रही नहीं बेटा? तो हम देखते हैं, मान लीजिए सिस्टम जो है टाइम t नोट तक आपके साथ साथ मूव करे, तो वो कंडीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट बोथ blocks moves let both blocks move together with let both blocks move together let both blocks move together up to time t naught and t naught is greater than t equal to 4। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, क्योंकि साथ साथ मूव कर रहे हैं तो कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर पूरे सिस्टम को देखें हम, तो पूरे सिस्टम में ये दो ब्लॉक थे हमारे, ये कितने का बेटा, 4 kg का, और इसके ऊपर ये रखा है 2 kg, राइट? इधर की तरफ इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स हमारी बेटा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ये हो जाएगा 3। ओके, तो मान लीजिए पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है बेटा कैसा है, ए है, तो आप लिख सकते हैं यानी 3t माइनस 12 विल बी इक्वल टू, दोनों सिस्टम का आप मास लेंगे, ये 4 kg का है बेटा, ये 2 kg का है, तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8। अगर यहां से आप सोल्व करें, 3t माइनस 12 विल बी इक्वल टू
6a, or we can write a will be equal to 3t minus 12 divided by 6। इसे आप मान लेते हैं, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं बेटा, छोटे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं। तो छोटा ब्लॉक यानी 2 kg ब्लॉक को आप कंसीडर करते हैं। तो अगर आप देखें इसे कौन एक्सीलरेट करेगा, इसे एक्सीलरेट करेगा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सीलरेट करेगा। अगर आप देखें इस पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि ब्लॉक के रिलेटिवली इसके चांसेस क्या है, पीछे जाने की तरफ है। एक बड़े ब्लॉक से या 4 kg ब्लॉक की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा N1 इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसका वेट जो है बेटा कितना है 2g, दैट इज यानी 2g, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 20 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा 20 न्यूटन। ओके, राइट। तो अगर आप ये देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप इस पे कैलकुलेट करते हैं तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा म्यू टाइम्स एन, और म्यू कितना है यहाँ पे भी 0.2 है। एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये रखते हैं यहाँ पे 20, ठीक, और दैट बिकम्स 4, राइट। तो इस छोटे ब्लॉक पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है 4। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इतना है, राइट। तो अगर आप अप्लाइड फोर्स देखें, एफ की वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, एम मल्टीप्लाई बाई ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 4, और वी कैन राइट, ठीक है, क्योंकि जब तक ये 4 न्यूटन से कम होगी तब तक ये दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं, राइट। एम की वैल्यू रख देते हैं, एम की वैल्यू कितनी है 2, और ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3t माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 विल बी लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा implies that 2 उसे से अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3t माइनस 12 अपॉन 3 विल बी लेस देन 4। हो जाएगा बेटा यहाँ से implies that 3t माइनस 12 अपॉन 3 विल बी लेस देन इक्वल टू 4, राइट। और implies that t अगर आप इसे डिवाइड करें माइनस 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 4, और implies that t विल बी लेस देन इक्वल टू 8। ओके, यानी इसका मतलब ये है, पहले हमें क्या पता चला कि t इक्वल टू 0 से 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड सिस्टम कैसा रहा, रेस्ट में रहा, राइट। फिर हमें पता चला t इक्वल टू 4 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, राइट। तो हम कॉमन एक्सेलरेशन से मूव निकाल लेते हैं यहाँ पे कि किस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इसे चेक करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 3t माइनस 12 अपॉन 6, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3t माइनस, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कॉमन यहाँ पे a इक्वल टू कितना है बेटा 3t माइनस 12 अपॉन 6। तो यहाँ पे अगर आप रखें वैल्यू इसकी, और तो इसका एक्सेलरेशन जो है देखिए बेटा ये लीनियरली इंक्रीज होगा एट t इक्वल टू 4, एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का 0 होगा, और एट t इक्वल टू 8
एस्केलेशन जो होगा सिस्टम का बेटा क्या होगा, वो राइट। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पुट कर। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम का एस्केलेशन जो है दैट इज एस्केलेशन ऑफ द सिस्टम increases linearly। हम देख रहे हैं लीनियर ग्राफ है, linearly from 0 to 2 meter per second square from t equal to 4 seconds to t equal to 8 seconds। ओके, ये केस हो गया बेटा हमारा सेकंड। अब हमें केस करना है थर्ड कंसीडर, यानी जैसे ही टाइम 8 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक के बीच में बेटा क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर दोनों ब्लॉक जो है डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करें। ओके, तब हम केस थर्ड कंसीडर करते हैं। केस थर्ड, थर्ड व्हेन t is greater than equal to 8 seconds। okay, in this case relative slip starts between the blocks, between the blocks। okay, between the blocks and they move with different acceleration, with different acceleration। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब देखिए, अब हम इस केस में ब्लॉक का डायग्राम फिर से कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ब्लॉक का डायग्राम कंसीडर, इस पर पहले की तरीके से ही नीचे की तरफ अभी भी कितना लगेगा 2g, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ हो गया था बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ हो गया था आपका, इस पे इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स क्या है, F है। सॉरी, इधर की तरफ इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं था। तो पहले हम छोटे ब्लॉक का डायग्राम कंसीडर करते हैं। तो छोटे ब्लॉक का अगर डायग्राम कंसीडर करें तो इस पे केवल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स था इधर की तरफ लगा हुआ, दैट इज बेटा कितना था, 4 न्यूटन। तो इसका मास क्या है, m इक्वल टू 2 kg। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट इज इट्स एक्सेलरेशन इज a1। ओके, आप यहां से लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 टाइम्स a1 implies that a1 इक्वल 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये इसी एक्सेलरेशन से मूव करता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, बड़े ब्लॉक का डायग्राम कंसीडर करते हैं। बड़ा ब्लॉक है ये बेटा, बड़े ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना एक्ट करेगा बेटा, 40, यानी 4g 40,
न्यूटन, राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बड़े ब्लॉक पे कितना एक्ट करेगा बेटा ये? 40 न्यूटन। और एक एक्ट करेगा बड़े ब्लॉक पे बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन। ये कितना हो जाएगा इस पे बेटा? 2G, दैट इज 20 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि बड़े ब्लॉक पे, छोटे ब्लॉक पे इसने कितना लगाया इधर की तरफ? 4 न्यूटन। ये हो जाएगा इस पे 4 न्यूटन। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स बेटा इस पे कितनी हो जाएगी? 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पे इधर की तरफ लगेगा ये 12 विल बी इक्वल 3/4 t माइनस 4। ओके, तो जैसे ही t 8 सेकंड पे आता है बेटा, तो इसका एक्सेलरेशन t इक्वल टू 8 सेकंड पे कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 8 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही t 8 सेकंड से आगे बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन जो है लीनियरली इंक्रीज एट t इक्वल टू 8 its acceleration a will be equal to a2 will be equal to 2 meter per second when t is greater than 8 is greater than 8 acceleration of 4 kg increases linear as a2 equal 3/4 t minus 4. Okay, now let us plot the graph of the system, right? तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। then 4 and a1 equal a2 equal a1 equal to a2 from increases linearly from 0 to 2 meter per second square when over t 8 second. Okay. और थर्ड केस after t equal 8 second a1 equal 2 meter per second square and a2 increases linear. ओके, अब हम बेटा ग्राफ शो कर देते हैं इनका दोनों का। देखिए ग्राफ शो कर लेते हैं पहले। ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ये वर्टिकल एक्सिस आपकी
पे ले लेते हैं हम एक्सीलरेशन, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेटा, इस पे ले लेते हैं टाइम, तो वर्टिकल एक्सिस हो गई आपकी, हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बेटा इस पे तो हो गया हमारा टाइम t सेकंड्स में, और यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हम इसमें टाइम ब्रेक कर लेते हैं बेटा, 4 सेकंड और ये 8 सेकंड, यहाँ पे हो गया आपका ये 4 सेकंड, और यहाँ पे बेटा 8 सेकंड, और यहाँ पे 0, राइट। तो देखिए ग्राफ इसमें बेटा कैसा आएगा, आपका ग्राफ आएगा इसमें इस टाइप, 0 से 4 सेकंड तक दोनों का एक्सेलरेशन हमारा कैसा रहा बेटा, 0 रहा, जो आपको ब्लू लाइन से दिखाया है। 4 से 6 सेकंड तक दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से इंक्रीज हुए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम बता देते हैं, ये हो जाए। इसके बाद बेटा एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, राइट बेटा, ठीक है। ये है सिचुएशन बेटा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ये कितना हुआ, 0 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, और 4 से 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन बढ़ के हो जाता है बेटा ये कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज बेसिकली a1, ये कांस्टेंट हो जाता, और ये a2, तो a2 क्या हो जाएगा बेटा, इस 8 सेकंड के बाद, अगर आप 8 सेकंड के बाद ये क्या हो करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ये क्या हो जाएगा, a1 कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, that is the problem we have solved very easy, right? Okay, thanks for watching this video.